स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय में बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था भारत पे तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण से संबंधित मैंने आपको गजनवी, अलत्तगिन, सुबुक्तगिन, गजनवी और गोरी जैसे मुद्दों पे मैंने पूरा आपसे बातचीत किया था। आज मैं जिस मुद्दे पे बातचीत करने वाला हूँ वो है गोरी के मर जाने के बाद उसी का सहायक सेनापति आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत के नाम से शुरुआत होती है एक नए कालखंड इतिहास में गुलाम वंश से संबंधित उन सारे मुद्दों पे मैं करता हूं आपसे बातचीत। अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, या आप हमारे चैनल से भी नए जुड़े हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का जब साथ और सहयोग रहेगा तो निसंदेह मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाता रहूंगा। हम चलते अपने सीधे टॉपिक पे, करते हैं आपसे बातचीत। और हमारा जो आज का टॉपिक चलने वाला है वो है गुलाम वंश, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी बातचीत करने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ाने से पहले मैं अपनी क्लास को थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, जहां मैंने अपने पिछले वाले क्लास को कवर किया था वहां मैं लेके चलता हूं आपको। मैं इसके पहले की क्लास में आपको इल्तुतमिश गोरी के बारे में मैंने आपसे बातचीत किया था। गोरी के बारे में मैंने ये बताया था कि जो गोरी तमाम सारे अभियान करने के बाद वो 1205 के आसपास गजनी से एक बार जैसे आता है और 1205 के आसपास वो जैसे आता है तो उसी समय खोखरो जाति से उसको विद्रोह का सामना करना पड़ता है और खोखरो से वो विजयी भी हासिल कर लेता है। ऐसा मैंने कुछ करके आपको कल इसके पहले की क्लास में बताया था। खोखरो विद्रोह को दबाने के बाद गोरी जब पुनः गजनी के लिए वापस होता है तो 1206 के ही आसपास सिंध के दमियक नामक स्थान पर खोखरो जातियों ने क्या किया, उसे घेर लेते हैं और वहीं मार देते हैं। गोरी का जो ऐतिहासिक अस्तित्व था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। गोरी के मर जाने के बाद उसका जो सेनापति था, जो उसका गुलाम सरदार था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। वही कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के मरने के बाद गोरी के द्वारा अर्जित किए हुए भूभाग पर अपनी सत्ता और अपनी वर्चस्व को स्थापित करता है। और वो सत्ता, वो वर्चस्व जो था वो दिल्ली की जगह पर स्थापित किया गया था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत में आने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो राजवंश चले हैं वो स्पेशल गुलाम वंश से संबंधित इतिहास में जाना जाता है। गुलाम वंश की बात अगर करें तो गुलाम वंश को गुलाम वंश कहना कहाँ तक सटीक है, इसमें तमाम सारे इतिहासकारों की मतभेद है। बहुत सारे इतिहासकार गुलाम वंश को गुलाम वंश नहीं मानते हैं। वो इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो एक स्वतंत्र माता पिता के द्वारा उत्पन्न किसी व्यक्ति के दास के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करता था। और जब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र माँ बाप से पैदा हो जाता है और दूसरे व्यक्ति के पास वो दासता भरी जिंदगी को जीता है तो ऐसे व्यक्ति को गुलाम कहना ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक बिल्कुल तार्किक नहीं होता है। यही कारण है कि इतिहासकार जो हबीबुल्लाह आते हैं, इनका नाम आपको याद रखना, पूछा हुआ सवाल है। इतिहासकार हबीबुल्लाह जो आते हैं इस वंश को, गुलाम वंश नहीं कहते हैं बल्कि मामलुक वंश के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मामलुक का शाब्दिक अर्थ ये निकलता है कि स्वतंत्र माँ बाप से पैदा हुआ औलाद किसी व्यक्ति के जीवन में जाकर के दासता भरी जिंदगी को व्यतीत करता है, ऐसे लोगों को मामलुक बोला जाता है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग गुलाम वंश या मामलुक वंश के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। और इस वंश का संस्थापक जो है वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 में इसके मालिक की मृत्यु होती है, गोरी की मृत्यु होती है सिंध के दमियक नामक स्थान पर।
1206 से ये दिल्ली पे अपना गद्दी स्थापित करेगा, दिल्ली की गद्दी पे अपना वर्चस्व स्थापित करेगा और ये 1210 तक शासन को करेगा। 1206 से लेके 1290 तक टोटल गुलाम वंश चलेगा। हम सारे वंशों का एक इतिहास लेकर के आएंगे, एक वीडियो छोटा सा 2-3 मिनट का, उसमें सारे वंश और सारे राजाओं के बारे में स्पेशल व्यक्त कर दूंगा। वैसे मैं यहाँ समय समय पे सब चीजें बताते चलूंगा, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो भी जब पूरा कवर कर लेंगे तो एक छोटा सा वीडियो 2-3 मिनट का वीडियो लेकर के मैं आऊंगा, जिसमें सारे वंश और उससे संबंधित कौन कौन बादशाह थे और कब कब शासन किए हैं, इस तरह की क्लास मैं एक आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अभी बहरहाल देखा जाए तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जो शख्स आता है उसका नाम बताया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठेगा 1206 में और शासन करेगा 1210 तक। 1210 तक जाते जाते हम लोग देखेंगे ये मर जाएगा। गुलाम वंश में कई शासकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1206 से लेके 1290 के बीच में तमाम बादशाह आएंगे, उसमें एक बादशाह का मैं बात कर रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक जो था, इस ऐबक का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पे बैठने से पहले थोड़ा हम लोग प्रकाश डालते हैं इसके जीवन की पृष्ठभूमि पर। इसकी जिंदगी की शुरुआत कहां से होती है और ये कैसे दिल्ली की गद्दी पे आके बैठ जाता है, तो मोटे मोटे तौर पे मैं प्रकाश डालता हूं इसके जीवन की ऐतिहासिक जितनी सारी गतिविधियां हैं उन तत्वों पे चलते हैं मैं लेकर के आपको। तो बताया जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका जन्म जो हुआ था वो तुर्कमेनिस्तान में हुआ था और ये कुतुबी वंश से संबंधित था। ये वंश भी आपको याद रखना, कुतुबी वंश से संबंधित था। इतिहास के मुताबिक इस बात को बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है और माँ बाप से बिछड़ने के बाद ऐसे ये जिंदगी को ऐसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसी तरह से जीवन को किसी तरह अपने यापन कर रहा था और जीवन यापन करते करते इसके ऊपर एक शख्स का नजर पड़ जाता है और वो एक व्यापारी शख्स था। वो व्यापारी क्या करता है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को लोगों के द्वारा जो बाजार लगते थे, जहां लोगों की खरीद बिक्री होती थी, वहां लेकर के चल जाता है और ये लेकर के जाता है व्यापारी निशापुर नामक एक बाजार में। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक निशापुर के बाजार में जाता है तो उस निशापुर के बाजार से एक काजी थे, धर्मगुरु थे, उनका नाम बताया जाता है फखरुद्दीन अजीज कूफी। ये काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी क्या करते हैं, इसको निशापुर के बाजार से खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद इसको घर लाते हैं, अपने पुत्र की तरह पुत्रवत व्यवहार इसके साथ करते हैं, इसको शिक्षा देते हैं, इसको धनुर्विद्या का धनुर्विद्या सिखाते हैं। इसके अलावा इसको कुरान के बारे में भी पठन पाठन करने का उन्होंने काम किया था और जितने सारे काम काज उन्होंने किया था काजी महोदय जी ने, उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत पारंगत होता चला गया। और ये भी कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक उनके पास रह करके कुरान को इतने सुरीले स्वर में गाता था कि जो काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी थे वो बहुत प्रभावित हुए इस कुरानों के पाठ करने से। कुरानों के पाठ करने से प्रभावित होकर के फखरुद्दीन अजीज कूफी जी क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से संबोधित कर देते हैं। यानी कभी कभी पूछा जाता है कि कुरान खां के नाम से किसको संबोधित किया गया है, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा किया गया, तो जो काजी इसको निशापुर के बाजार से खरीदते हैं वही काजी इसको कुरान खां की उपाधि दे देते हैं। लेकिन काजी के अपने भी तो पुत्र थे और ये एक तरह से बाजार से लाया हुआ पुत्रवत व्यवहार बस इसको कर रहे थे, इसलिए काजी के अपने निजी पुत्रों से और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच कई ऐसे मतभेद परिस्थितियां पैदा होती गई। अंततोगत्वा देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक मजबूर जिंदगी को लेकर के काजी के यहाँ से अपने आप को हटा दिया और हटाने के बाद वो क्या होता है, वो ऐसे फकीरों की तरह ऐसे घूमता है और उसके ऊपर नजर पड़ती है गोरी की, और गोरी क्या करता है, इसको सीधे अपने साम्राज्य में लेके आता है खरीद करके गजनी। यानी कह सकते हैं फखरुद्दीन अजीज कूफी के बाद अगर
कुतुबुद्दीन ऐबक किसी व्यक्ति के हाथ में जा रहा है तो वो व्यक्ति है गोरी। गोरी इसको खरीद करके अपने साम्राज्य क्षेत्र गजनी लेकर के आता है और ला करके इसको एक पद देता है। इसकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ था और प्रभावित होकर के इसको एक पद देता है, जिस पद को कहा जाता है अमीर ए आखुर, यानी कि कह सकते हैं अस्तबलों का प्रधान। अस्तबलों का प्रधान इसको बना दिया, अस्तबलों का इसको प्रधान बना देता है। तो अमीर आखुर का मैंने मतलब नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया हूं, यानी कि अब ये हो जाता है अस्तबलों का प्रधान। अब गोरी जहां जहां वार करेगा वहां इसके साथ अस्तबलों के प्रधान के रूप में नेतृत्व करने वाला कौन होगा, तो कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के साथ अब हर जगह के अभियानों में भागीदारी निभाना शुरू कर देता। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यह भी कहा जाता है कि गोरी जिस क्षेत्र पे अभियान करता था वहां ऐबक को ले जाना वो बहुत जरूरी समझता था। उसने भारतीय भौगोलिक सीमाओं पे जो अभियान जारी किया था गोरी ने, उस भारतीय भौगोलिक सीमाओं पे जारी किए गए अभियान के साथ भी कुतुबुद्दीन ऐबक था, गोरी के साथ ही था। और गोरी के बारे में मैंने बताया था, उसने तमाम सारा युद्ध किया और तमाम सारा युद्ध करते करते अंततोगत्वा 1206 तक जाते जाते गोरी की मृत्यु हो जाती है सिंध के दमयक नामक स्थान पे, और वो मृत्यु का कारण होते हैं खोखरो जाति। और गोरी के मर जाने के बाद ये जब गद्दी पर बैठता है तो गद्दी पे बैठने के बाद ये अपने आप को सुल्तान की उपाधि से धारण नहीं करता, सुल्तान नहीं अपने आप को घोषित करता है। ये अभी भी गोरी के गुलाम की तरह ही दासता भरी जिंदगी को लेकर के दिल्ली की गद्दी पर बैठकर सत्ता का संचालन करता है। ये अपने आप को सुल्तान नहीं बल्कि मलिक ए सिपह सलार की उपाधि धारण किया था, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ये बात आपको याद रखना है, उपाधि धारण किया था मलिक ए सिपह सलार की। राजधानी दिल्ली नहीं बनाया, राजधानी वो लाहौर को बनाता है, दिल्ली राजधानी वो नहीं बनाता है। इस लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने का काम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इल्तुतमिश जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाए। ये राजधानी लाहौर में बना देता है और 1206 में गद्दी पे बैठा है, तो 1206 से लेकर के 1208 तक ये गुलामों की तरह जिंदगी जीता है। 1208 में जा करके देखा जाए तो इसको दासता से क्या किया जाता है, मुक्ति दे दिया जाता है। और मुक्ति प्रमाण पत्र देने का जो काम किया था वो गयासुद्दीन महमूद ने किया था। ये गयासुद्दीन महमूद कौन था तो मैं यहाँ लिखा नहीं हूं, आप लिख लीजिएगा। ये गोरी का भतीजा था और कह सकते हैं कि एक तरह से गोरी का होने वाला उत्तराधिकारी था। ये क्या करता है, इसको गोरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद क्या करता है, गोरी को देता है दासता से मुक्ति का प्रमाण पत्र, यानी कहता है आप अब एक स्वतंत्र शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी को संचालित कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण पत्र वो दे देता है और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से हो जाता है एक स्वतंत्र बादशाह, एक स्वतंत्र शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बड़ी उदारवादी प्रवृत्ति का राजा था। इसके अंदर उदारता तो इतनी कूट कूट के भरी थी कि कहा जाता था एक ही घाट पर बकरी और शेर एक ही घाट से पानी पीते थे। ये कहावत इसके बारे में कहा जाता था, यानी कि सॉरी बकरी और शेर एक ही घाट से पानी पीते थे। इसका मतलब दो विपरीत जानवरों के बीच अगर इतना समन्वय हो सकता है, इस तरह की समन्वय समाज में इसने स्थापित करने की कोशिश किया था। इतना बड़ा उदार प्रवृत्ति का बादशाह माना जाता था। यही कारण है कि ऐबक जो था इसको लाख बख्श और पील बख्श इन दोनों नाम से संबोधित किया गया था। लाख बख्श का जो मतलब निकलता वो है लाखों को दान देने वाला, और पील बख्श का जो मतलब निकलता वो है हाथियों को दान देने वाला। तो बहुत सारे हाथियों को, चूंकि उस समय युद्ध के लिए बहुत जरूरी हाथी थे, हाथी एक बड़ी सेना होती थी, वहां पर अगर व्यक्ति बैठा रहता था तो उसके जिंदगी को खतरा बड़ा कम महसूस होता था। क्यों? क्योंकि उस समय गोला बारूद, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम ऐसे तो थे नहीं, इस तरह से तो कोई आइटम्स थे नहीं, रिवाल्वर, पिस्तौल ऐसे तो कुछ था नहीं। तो घुड़सवार से या गज सेना से ही वार चलते थे, तीर भाला से ही चलते थे। तो हाथी बड़ा सुरक्षित जोन माने जाते थे। हाथियों को दान करता था, लाखों को दान देने वाला था। लाख बख्श और पील बख्श के नाम से इसको संबोधित किया गया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया था। साहित्य के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो उसके शासन काल के दौरान 2 विद्वान उसके राज दरबार में बड़े ही अहम भूमिका निभाने का काम किए थे। और वो 2 विद्वान जो थे उसमें एक विद्वान आते हैं फक्र ए मुदब्बिर और दूसरा विद्वान आते हैं हसन ए निजामी। फक्र ए मुदब्बिर जो थे इन्होंने तारीख ए मुबारक शाही नामक किताब की रचना किया था और हसन निजामी जो थे वो ताज उल मासीर नामक पुस्तक की रचना किया था। साहित्य के क्षेत्रों में देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सारे ऐसे साहित्यिक भूमिकाओं को निभाने में भरसक प्रयास किया था। वहीं पर स्थापत्य के क्षेत्रों में भी देखा जाए तो कहीं कम नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक। स्थापत्य के क्षेत्रों में भी उसने इतना ज्यादा साक्ष्य दे दिया था जो आज ऐतिहासिक स्वरूप के माध्यम से बहुत सारे चीजों को व्याख्यान करते रहते हैं। अगर इसके स्थापत्य के क्षेत्रों पे नजर डाला जाए, प्रकाश डाला जाए तो देखा जाएगा दिल्ली में क्या करता है कुआउल इस्लाम कुवत उल इस्लाम मस्जिद एक बनवा देता है। ये मस्जिद था, जिस मस्जिद को बनवाता है तो पहले संभवतः इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि वहां पहले विष्णु मंदिर था। यहाँ कई तरह के मंदिरों का साक्ष्य आना शुरू हो जाता है। ऐतिहासिक मतभेद रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। संभवतः विष्णु मंदिर था जिसके स्थान पे वो कुआउत इस्लाम मस्जिद बना देता है। किस जगह पे बनाता है तो आपको याद रखना है दिल्ली में। इसके अलावा स्थापत्य के क्षेत्रों में देखा जाए तो अजमेर में क्या करता है ये 2.5 दिन की झोपड़ी बनवाता है। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ी था ये स्पेशल पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछ चुका है। ये क्या था, मंदिर था, मस्जिद था, गुरुद्वारा था या क्या मतलब ये किस तरह की भवन थी ये पूछा जा चुका है। तो ये मस्जिद था, इस बात को आपको याद रखना है। और ये लगभग ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि जो 2.5 दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया गया था वो लगभग उसके पहले वहां एक संस्कृत विश्वविद्यालय रहा करता था। और संभवतः इसको 2.5 दिन लगे थे बनाने में। यह क्या कहानी है, इसके वजह से इसको 2.5 दिन की झोपड़ी नामक एक मस्जिद का नाम दिया गया। इसके अलावा देखा जाए तो स्थापत्य के क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में एक और स्थापत्य करता है, वो है कुतुब मीनार का ये नींव डालता है। और ये नींव डालता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगाह में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यादगाह में इसने कुतुब मीनार का नींव डाला। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाया। उससे पहले कुदरत ने उसे अपने पास बुला लिया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जो इसका बचा हुआ अधूरा काम था इसको आगे चल करके इसी का दामाद जो था यानी कि इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश इस कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम करेगा। कुतुब मीनार से संबंधित कौन कौन से बादशाह आते हैं, कुतुब मीनार की क्या खासियत है, इन सारी मुद्दों पे मैं अपने आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में बातचीत करूंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहता है हिस्ट्री को मैं जैसे कंप्लीट कर लूंगा एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न, ये एक तरह से मैं और नॉन आर्ट एंड कल्चर वाले फेजेस को लेकर चलता रहता हूँ। जो आज आपको स्पेशल मैं एक आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेकर के आऊंगा। ये आप याद रखिए, ये अगर स्टेट पीसीएस तक के आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं, कुछ हद तक यहाँ के तथ्य जो हैं वो आपके यूपीएससी जैसे प्रीलिम्स में भी बहुत कारगर साबित होंगे। बाकी चाहे आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दें, हर जगह ये डाटा आपको काम आने वाला है। तो प्रीलिम्स जैसे एग्जाम को भी चाहे आप स्टेट पीसीएस के, तो इस नोटबुक से आप बड़े बेसब्री के साथ अपने सवालों को जवाब दे सकते हैं। यकीन न हो तो प्रीवियस ईयर पेपर को सामने रखिए, चैनल के दिए गए मटेरियल को एक तरफ रखिए और हर साल के पेपरों से मैच कराइए। फिर कमेंट करके आप स्वतंत्र रह करके बताइए कि मैं कहां तक सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। इसका निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। अगर देखा जाए तो दिल्ली में कुतुब मीनार किसने नींव डाला था लेकिन पूरा नहीं करवा पाया, मर जाता है। कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम जो करता है वो आगे चल के होगा, इल्तुतमिश इसका दामाद था वो करेगा।
कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्थापत्य क्षेत्रों के बाद अगर देखा जाए तो तमाम सारे कार्यों को करने के बाद 1210 के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ होती है तो कहेंगे लाहौर में। इसकी मृत्यु का कारण क्या था, मैंने नीचे कारण करके लिख दिया है। चौगाल जो पोलो नामक खेल होता है, घोड़े पे बैठ के ये गेंद को जैसे मारने की कोशिश करता है तो घोड़े से गिर जाता है और गिर जाने के बाद इसका देहावसान हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ये मर जाता है तो इसके मर जाने के बाद इसका कब्र के ऊपर जो मकबरा बनाया जाता है, वही लाहौर में चूंकि मरा था तो लाहौर में ही मकबरा बनवा दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उत्तराधिकार कौन हो, ये बड़ी समस्या की बात थी। लेकिन जो वहां के तुर्क अधिकारी थे, वो तुर्क अधिकारियों ने क्या किया, इस आराम शाह नामक व्यक्ति को क्या करता है, गद्दी पे बैठा देता है। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था उस समय इसका दामाद इल्तुतमिश जो था वो बदायूं के गवर्नर के पद पर नियुक्त था। जैसे उसको पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, वो बदायूं से अपने गवर्नर के पद को छोड़ते हुए सीधे दिल्ली की तरफ रवाना होता है। यानी यूपी से चलता है वो सीधे दिल्ली की तरफ चलता है। और दिल्ली की तरफ जाता है तो देखता है गद्दी पे कौन बैठा था, वहां के तुर्क अधिकारी आराम शाह को ऑलरेडी गद्दी पर बैठा दिए थे। 1210 में ऑलरेडी गद्दी पे वो बैठ चुका था और लगभग आराम शाह 8 महीने तक शासन भी कर चुका था। लगभग 8 महीने तक वो शासन भी कर चुका था। इल्तुतमिश जैसे देखता है आराम शाह को तो आराम शाह को वो गद्दी से हटाना चाहता है, लेकिन तुर्क अधिकारियों के द्वारा वो बैठाया गया था। इसलिए इल्तुतमिश क्या करता है, दिल्ली में ही पाता है मौका, जड़ नामक एक स्थान पाता है जहां पे पकड़ करके इसको क्या करता है, इसकी इल्तुतमिश क्या करता है, हत्या कर देता है। और हत्या कर देने के बाद 1210 में ही गद्दी पर बैठ जाता है कौन, तो कहेंगे हम लोग 1210 में ही गद्दी पे बैठ जाता है इल्तुतमिश। और ये चलेगा 1236 तक चलेगा। ऐसे इल्तुतमिश से संबंधित क्या बातें हैं, ये बात मैं आपको अगली क्लास के साथ आऊंगा तब बताऊंगा। अभी मैंने गुलाम वंश के इन बातों को बताने की कोशिश किया। अगली क्लास में मैं इल्तुतमिश को बताऊंगा, रुकनुद्दीन फिरोज को बता दूंगा। फिर एक क्लास और लेकर के मैं आऊंगा जहां मैं आपको छोटे छोटे 2 राजवंश प्लस एक बड़े शासक के बारे में, बलबन के बारे में पढ़ा जाएगा। और इस तरह से गुलाम वंश हमारे 3 वीडियो के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। फिर गुलाम पढ़ने के बाद हम लोग खिलजी पढ़ेंगे, तुगलक पढ़ेंगे, सैयद पढ़ेंगे, लोधी पढ़ेंगे। और लोधी के समापन 1526 में जैसे हो जाएगा पानीपत के मैदान में, वैसे देखेंगे कि बाबर क्या करेगा, इसके अस्तित्व को ही दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देगा और 1526 से एक नई साम्राज्य भारत में स्थापित हो जाएगी, वो मुगलों का जमाना आ जाएगा। तो मैं इन सारे मुद्दों पे एक एक करके क्रम बाय क्रम आपको सारी बातें बताता हुआ चलूंगा। बस धैर्य के साथ आप क्लास में कंटेंट को नोट करते चलिए, पूरी वीडियो को देखते चलिए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी बातों को सुनिए। हो सकता बहुत सारी बातें मैं लिखते समय नहीं लिख पाता, जैसे पढ़ाता हूँ तो उस लय में चीजें याद आती जाती हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे याद आ जाती है मैं नोट करता चला जाता हूँ। तो सारी बातों को बेसब्री के साथ आप अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो हमें लग रहा है कि आपके जीएस की सारी समस्याओं का समाधान करने वाला स्टार जीएस अब जो आपका ही एक यूट्यूब चैनल है, ये पूरी तौर तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान कर देगा, ये मेरा वायदा। आप इन सारे मुद्दों को, जितनी सारी बातें इनको चाहें तो आप सारी चीजों का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और नोटबुक को साथ साथ बनाते चलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सारी चीजें करते चलिएगा। आप लोग अगर नए नए जुड़े हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे लिए एक चैनल को एक सब्सक्राइब तो जरूर करते चलिएगा हर व्यक्ति, और शेयर करते चलिएगा। आप लोगों का सहयोग साथ रहेगा तो निस्संदेह मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के साथ आपसे ऐसे मिलता रहूंगा। मिलते हैं मैं अपने अगली क्लास के साथ। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश टॉपिक का अगला बादशाह इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं सारी मुद्दों को। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।